गुड मॉर्निंग। आइए आज बेसिक इलेक्ट्रिकल के सेशन में आगे की क्लासेस को देखते हैं। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था पावर और एनर्जी के बारे में। आज उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया था। आज वोल्टेज से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट छूट गया था, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, छूट गया था, मिस हो गया था। तो आइए उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सर्किट एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। एक कॉन्सेप्ट है करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, हायर पोटेंशियल क्या होगा और लोअर पोटेंशियल क्या होगा। सपोज हिंदी में इसको लिख देते हैं, विद्युत धारा हमेशा उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता की तरफ प्रवाहित होती है। आइए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब कोई भी दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। दो पॉइंट्स हैं ए और बी। इस पॉइंट से करंट अगर इधर की तरफ प्रवाहित हो रही है, देखिए करंट अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ प्रवाहित हो रही है। सपोज मैंने माना कि इसका जो पोटेंशियल है वो V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। तो यहाँ पे हमने ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ प्रवाहित होती है। तो इसको हम देख के क्या बता सकते हैं कि V1 क्या है, हायर पोटेंशियल, उच्च वोल्टता पे है, हायर पोटेंशियल। whereas V2 is at lower potential। V1 कहाँ पे है, V1 हायर पोटेंशियल पे है, whereas V2 is at lower पोटेंशियल। अब इसमें देखते हैं कि करंट के प्रवाहित होने से पोटेंशियल का डिफरेंस कैसा होता है। सपोज इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, V12 भी लिख सकते हैं, V12 भी लिख सकते हैं, या VAB भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पिछली क्लासेस में वोल्टेज वाले में हमने देखा था, आप पिछली क्लासेस के वीडियोस को देख सकते हैं। V1 माइनस V2 मतलब क्या है, इसके सफिक्स में क्या है 1 और 2। तो जो पहले आएगा वो हायर पोटेंशियल पे होगा, जो बाद में आएगा वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। इसी तरह ये भी लिख सकते हैं कि V1 VA माइनस VB। कब, अब देखिए, अब VA माइनस VB करंट के फ्लो होने के जो केसेस हैं वो क्या कहते हैं, केसेस ऑफ करंट फ्लो। विद्युत धारा के प्रवाहित होने के क्या क्या शर्तें हैं, शर्तों के बारे में देखते हैं। तो पहला शर्त ये है, यदि इफ V1 इज ग्रेटर देन V2, यदि क्या है, V1 ग्रेटर है किससे, V2 से। यदि V1 बड़ा है V2 से तो क्या होगा, करंट फ्लोज फ्रॉम V1 टू V2। करंट कहाँ से, V1 से V2 की तरफ प्रवाहित होगा।
करंट की धारा क्या होगी, V1 से V2 की तरफ प्रवाहित होगी। क्यों? क्योंकि V1 V2 से बड़ा है। दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरी कंडीशन क्या होती है, इफ V2 इज ग्रेटर देन V1, यदि V2 बड़ा है किससे, V1 से, तो करंट कहाँ से प्रवाहित होगी, V2 से V1 की तरफ। यदि वोल्टेज V2 का पोटेंशियल ज़्यादा है किससे, V1 से, तो V2 से V1 की तरफ धारा प्रवाहित होगी। तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस ये हो सकता है कि इफ V1 इज इक्वल टू V2, V1 और V2 दोनों क्या हो, सेम पोटेंशियल पे हो। तो जब कोई भी दो बिंदु अगर सेम पोटेंशियल पे होते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे नो करंट विल फ्लो, कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगर दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, दोनों पॉइंट ए और पॉइंट बी अगर दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे तो कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि धारा को प्रवाहित होने के लिए, अगर इसको हम लोग समझा जाए, सिंपल कॉन्सेप्ट इसका देखा जाए, इसको आप लोग लिख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद देखते हैं। अगर सिंपल कॉन्सेप्ट इसका देखा जाए देखिए, V1 पोटेंशियल है और ये V2 पोटेंशियल, पॉइंट ए पॉइंट बी। अगर इसकी तुलना हम किसी ऐसे चीज़ से करें, सपोज़ हम लोग इसकी तुलना करते हैं नदी से करते हैं। नदी हमें जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो हमें जीवन का बहुत बड़ा संदेश देती है। नदी जब जब पहाड़ी भागों से अपने उद्गम स्थल से निकलती है तो काफ़ी तेज़ प्रवाहित होती है, काफ़ी वो अपने रास्ते में जो भी चीज़ें आती हैं, कंकड़ पत्थर सबको बहा ले जाती है, कंकड़ों को काट देती है, पत्थरों को काट के अपना रास्ता बनाती है। तो हमारे भी जीवन में जब हम अपने स्टार्टिंग फेज़ में होते हैं तो हमारे अंदर सारी चीज़ें करने की क्षमता होती है। हम भी क्या कर सकते हैं, उन पत्थरों को, जो हमारे सामने मुसीबतें हैं, उनको हम काट के रास्ता बना सकते हैं। तो नदी जब अपने उद्गम स्थान से निकलती है तो उद्गम स्थान हमेशा क्या होता है, नदी का उच्च होता है। अगर दो जगहों पे, दो सरफेस पे अगर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ये है, अगर दोनों सतहों पे अगर देखा जाए तो दोनों सतहों पे अगर सतह समान है, एक बराबर है, और आपने यहाँ पे कुछ पानी है, तो क्या ये पानी इधर से प्रवाहित होकर इधर जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सतह बराबर है। लेकिन अगर किसी एक का सतह थोड़ा सा नीचे हो गया, सपोज ये सतह यहाँ पे हो गया, तो पानी क्या होगा, आसानी से प्रवाहित हो जाएगा। ऊंची सतह से निचली सतह पे पानी आसानी से प्रवाहित हो जाएगा। नदी का कॉन्सेप्ट ही देखें, नदी में जो वाटर है वो क्या है, चार्जेस की संख्या इसको दे सकते हैं। जो इसमें पानी के कण है उसको चार्जेस की संख्या दे सकते हैं। और ये जो इन चार्जेस का प्रवाह है, इन चार्जेस का यहाँ पे हम लिख देते हैं वाटर पार्टिकल्स, चार्जेस हैं, वाटर पार्टिकल्स क्या हैं, चार्जेस हैं। और फ्लो ऑफ वाटर क्या है, करंट है। ठीक, अब ये जो पॉइंट है ये क्या है, सपोज ये पहाड़ है, पहाड़ के पॉइंट है, ये हायर पोटेंशियल पे है। और जब समुद्र में जब नदी अपने अंत की तरफ बढ़ती है, समुद्र में जब मिलती है, महान सागर से जब मिलती है, तो ये किस पे होता है, लोअर पोटेंशियल पे होता है। तो नदी अपने उद्गम स्थल से काफ़ी तेज़ी से आती है और धीरे धीरे आते आते मैदानी भागों में क्या होती है, धीरे धीरे शांत होना शुरू होती है, मैदानी भागों में शांत होती है। और फिर जब अपने अस्तित्व को, जब अपने अंत समय में आती है, अंत समय का मतलब अपने रास्ते के अंत में आती है, अंत मतलब जब महान सागर से मिलना होता है, तो आप देखेंगे कि नदी एकदम से शांत हो जाती है। तो इसी तरह जीवन चक्र भी है। व्यक्ति जब जन्म लेता है और जन्म से कुछ सालों तक काफ़ी उसमें
विकसित होने की क्षमता काफ़ी तेज़ होती है, सोचने समझने की क्षमता काफ़ी तेज़ होती है, कुछ करने की जो क्षमता है वो काफ़ी तेज़ होती है, वो कुछ भी करने के लिए आतुर होता है। लेकिन जैसे जैसे वो अपने एज में आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, उसके कार्य करने की क्षमता धीरे धीरे घटती जाती है, और भी सारी चीज़ें होती हैं जो धीमी पड़ती हैं, तो वो एक तरीके से धीरे धीरे शांत होता है, और अपने अंत समय जाते जाते क्या होता है, वो एकदम से शांत हो जाता है। तो इसको अगर देखा जाए, कॉन्सेप्ट अगर समझा जाए इससे, तो जो हायर पोटेंशियल होगा, देखिए पानी हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, तो इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं किससे, एक्चुअली ये है नहीं लेकिन रिलेट कर सकते हैं किससे, इलेक्ट्रिक करंट से। तो ये कॉन्सेप्ट था, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं सर्किट एलिमेंट की, बात करते हैं। परिपथ के तत्वों के बारे में बात की जाए तो देखिए, हमारे जो भी सर्किट होता है, जो इसके एलिमेंट्स हैं, यही क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, बेसिक बिल्डिंग का मतलब कि ये जो घर बना है, तो घर को बनाने के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो किसकी पड़ेगी, ईंट की पड़ेगी, सीमेंट की पड़ेगी, बालू की, गिट्टी की, छड़ की, और एक और सोर्स है पानी का सोर्स, पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या हैं, वही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो सर्किट के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, देखिए सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे आसानी से क्या होता है। रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है, और कैपेसिटेंस होता है। कुछ सर्किट में अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की, तो डायोड्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, उसके बाद ओप एम्प्स या इसमें लगाता है। इसके साथ साथ सोर्सेस होते हैं। सोर्सेस क्या है, रेजिस्टेंस की बात करें तो प्रतिरोध होता है, प्रेरक होता है, इसके साथ संधारित्र होता है, और इनके जो नाम है वैसे हैं। सोर्स का मतलब होता है स्रोत। डायोड को हिंदी में डायोड ही कहते हैं, और ट्रांजिस्टर को हिंदी में ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो ये सारे सर्किट एलिमेंट हैं। इनके अलावा भी कुछ सर्किट एलिमेंट होते हैं, तो आइए वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों की डिटेल और इसका जो डिटेल है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जब समझेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लासेस देखेंगे तो उसमें डायोड और ट्रांजिस्टर के बारे में सीखेंगे। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, चूँकि हमने इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का एक अलग चैप्टर रखा हुआ है, तो इसमें हम लोग इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बारे में सीखेंगे। रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जब ओम्स लॉ की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। सोर्सेस के बारे में हम लोग इसी लेक्चर में बात करेंगे। आइए देखते हैं। तो इनके बेसिस पे सर्किट एलिमेंट को कई रूपों में विभाजित किया गया है। तो आइए देखते हैं किन किन रूपों में विभाजित किया जाता है। जो पहला है वो है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। एक्टिव एलिमेंट्स क्या हैं और पैसिव एलिमेंट्स क्या हैं, तो सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो कैपेबल होते हैं किस चीज़ के, किसी सिग्नल को जनरेट करने की कैपेबिलिटी होती है उनके अंदर, किसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने की कैपेबिलिटी होती है, किसी सिग्नल को मॉडिफाई करने की,
किसी सिग्नल को रेक्टिफाई करने की। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी हैं किसी एलिमेंट के अंदर अगर है तो वो एलिमेंट क्या कहलाता है, एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। और ये जो एम्पलीफाई, मॉडिफाई और जनरेट करने की जो प्रॉपर्टी है, एबिलिटी है, वो एक इनफाइनाइट टाइम तक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लिमिटेड समय तक। अगर देखा जाए तो एक्टिव एलिमेंट की श्रेणी में आर, एल और सी आते हैं। तो एल और सी दोनों क्या हैं, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं। एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं तो ये भी एक, अगर एसी की बात की जाए तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये भी क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं और नेगेटिव गेन करते हैं, और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से तो ये एक्टिव एलिमेंट कहलाए। लेकिन इनकी जो एनर्जी है वो क्या होती है, क्षणिक होती है, तुरंत खत्म होती है, फिर रिलीज होती है और फिर गेन करते हैं, रिलीज गेन करते रहते हैं। तो इनकी जो एनर्जी या सिग्नल जनरेट करने की जो क्षमता है वो लिमिटेड टाइम के लिए है। जबकि एक्टिव एलिमेंट की श्रेणी में वही एलिमेंट आएंगे जिनकी किसी सिग्नल को जनरेट करने की, किसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने की, किसी सिग्नल को रेक्टिफाई करने की या मॉडिफाई करने की जो एबिलिटी हो वो इनफाइनाइट टाइम तक हो। तो इस प्रकार के जितने भी एलिमेंट हैं उनको बोलेंगे एक्टिव एलिमेंट। और जिन एलिमेंट्स के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं हो उन सारे एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे हम लोग, पैसिव एलिमेंट। तो आइए इसका हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं एक्टिव एलिमेंट का। तो एक्टिव एलिमेंट those elements which are capable of generating, modifying, amplifying and rectifying a signal. Signal is known as नहीं, are known as active elements। एक चीज़ के लिए सॉरी, हमने लिखा था एक्टिव एलिमेंट्स में आरएलसी को लिखा था, जबकि पैसिव एलिमेंट में होगा। थोड़ा सा बैक जाके इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो एग्जांपल अगर इसका देखा जाए तो क्या क्या है, देखिए वो एलिमेंट, हिंदी में इसको बताते हैं, हिंदी में लिखेंगे थोड़ा सा समय लगेगा, आप इसको जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिख सकते हैं। दोज एलिमेंट, वो तत्व जो कैपेबल है किसी सिग्नल को, जो कैपेबल है किसी सिग्नल को जनरेट करने के, मतलब उसका उत्पादित करने के लिए, मॉडिफाई उसमें बदलाव करने के लिए, एम्पलीफाई मतलब उसको बढ़ाने के लिए, रेक्टिफाई का मतलब उसको मैनिपुलेट करने के लिए। इन सारे अगर कैपेबिलिटी है किसी एलिमेंट के अंदर तो ये एलिमेंट क्या कहलाते हैं, एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, उसके बाद सोर्सेस हो गए। सोर्सेस के बारे में अभी हम लोग सीखेंगे। जो सोर्सेस हो गए, करंट सोर्सेस, वोल्टेज सोर्सेस, ये क्या है, एक्टिव एलिमेंट है। और पैसिव एलिमेंट क्या हो गए, वो सारे एलिमेंट जो ये सारी एबिलिटी या ये सारी कैपेबिलिटी न रखते हो, जिनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं हो, वो क्या बोले जाएंगे, पैसिव एलिमेंट। तो अगर पैसिव एलिमेंट्स का एग्जाम्पल देखा जाए, पैसिव एलिमेंट्स का अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या हो जाएंगे, देखिए आर हो गया, एल हो गया, सी हो गया, डायोड हो गया। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। ये तो हमने सीखा कि एक्टिव एलिमेंट क्या है और पैसिव एलिमेंट क्या है। आइए देखते हैं दूसरा। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा, देखते हैं यूनिलैटरल एंड बाईलैटरल एलिमेंट्स। यूनिलैटरल एंड बाईलैटरल, इसको देखिए हिंदी में बोला जाए, एक्टिव और पैसिव का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि एक्टिव का मतलब सक्रिय और
पैसिव का मतलब जो सक्रिय ना हो, अक्रिय। तो यूनिलैटरल और बाइलैटरल, एक पक्षी और द्विपक्षीय। एक पक्षी और द्विपक्षीय तत्व क्या होते हैं, क्योंकि हिंदी में जानने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। हिंदी ये टर्म आप देखिए, किसी भी अगर एग्ज़ाम में जाते हैं तो अगर जैसे यूपीपीसीएल की बात की जाए या एसएससी जेईई की बात की जाए तो उसमें हिंदी टर्म भी होता है, इंग्लिश टर्म भी होता है। तो जब आप हिंदी वाले टर्म में जाएंगे तो उसमें भी हिंदी में एक्टिव ही लिखा रहता है। अगर बात की जाए एक्टिव एलिमेंट की, एग्जाम्पल अगर दिया हो एक्टिव एलिमेंट से आया तो एक्टिव और पैसिव ही दिया रहता है। हिंदी में भी वही चीज़ें लिखा रहता है। वो लोग जो पेपर सेट करते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हिंदी नहीं आती है, तो वो भी जो बेसिक टर्म्स हैं इलेक्ट्रिकल के टेक्निकल टर्म्स हैं उनको वो इंग्लिश में ही रखते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक्टिव और पैसिव के नाम से ही जाने। बाकी समझने के लिए आप एक पक्षी और द्विपक्षीय तत्व आप कह सकते हैं, यूनिलैटरल और बाइलैटरल। तो यूनिलैटरल और बाइलैटरल वो एलिमेंट्स हैं। बात की जाए यूनिलैटरल की तो वो एलिमेंट जिनकी करंट और वोल्टेज की प्रॉपर्टीज़, जिनके वो सारे तत्व जिनकी करंट और वोल्टेज की प्रॉपर्टी दोनों दिशाओं का मतलब क्या की जाए कि सपोज़ ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो अगर इसका करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाए और वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाए तो दोनों करंट और वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, सेम होंगी। या कोई ऐसा एलिमेंट जिसको दोनों तरीके से, अब रेजिस्टेंस को आप चाहे सर्किट में इधर से लगाइए या इधर से लगाइए, उल्टा करके लगाइए, दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। इसी तरह तो ये क्या हो जाएगा, बाइलैटरल एलिमेंट हो जाएगा। तो इसका पॉजिटिव डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी अगर करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप देखा जाए, यहाँ ये नहीं, ऐसे देखते हैं, करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप इस डायरेक्शन में भी रहेगा और इसके नेगेटिव डायरेक्शन में भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस प्रकार के जो भी एलिमेंट हैं उनको बोलेंगे बाइलैटरल एलिमेंट। और वो सारे एलिमेंट जिनकी करंट और वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों डायरेक्शन में सेम ना हो, उस प्रकार के डिवाइसेस को या उस प्रकार के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, यूनिलैटरल एलिमेंट बोलते हैं। तो आइए इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखिए यूनिलैटरल का डायोड हो गया, SCR हो गए और थायरिस्टर्स हो गए। इसी तरीके से अगर बाइलैटरल एलिमेंट का देखा जाए तो बाइलैटरल एलिमेंट में क्या हो जाएंगे, R हो गया, L हो गया, C हो गया। तो अगर देखा जाए तो RLC क्या है, RLC पैसिव एलिमेंट भी हैं और इसके साथ साथ क्या है, बाइलैटरल एलिमेंट भी है। तो इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के बारे में। लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको भी आप इंग्लिश में ही जानिए, हिंदी में मत सीखिए। हिंदी में इसका मतलब मत समझिए। देखिए लम्प्ड का मतलब होता है थोड़ा सा बड़ा, कॉम्प्लिकेटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है, जटिल, उलझा हुआ। या डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब आप ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइंस होती हैं उनको आप डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, बटा हुआ। तो लम्प्ड नेटवर्क, वो लम्प्ड एलिमेंट या नेटवर्क आप कहिए, तो लम्प्ड एलिमेंट वो होते हैं जिनको सर्किट से सेपरेट किया जा सके। लम्प्ड एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनको सर्किट से सेपरेट किया जा सके। वहीं डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट क्या होते हैं, जिनको
सर्किट से, परिपथ से डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए, अलग अलग ना किया जा सके। लम्प्ड एलिमेंट वो तत्व होते हैं जिनको परिपथ से सेपरेट किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट क्या है, वो तत्व हैं जिनको परिपथ से अलग अलग नहीं किया जाता, जिनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। लम्प्ड एलिमेंट का एग्जाम्पल RLC हो गया। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स का क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हो गया, या ट्रांसमिशन लाइंस हो गया। तो ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में क्या, RLC को, इसमें देखिए RLC ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो फीडर होता है, उसमें तीनों तत्व मौजूद होते हैं, सर्किट के तीनों तत्व मौजूद होते हैं। कौन कौन से, R, L और C। तो क्या R को, L को और C को सेपरेट करना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आशा करता हूँ। अब आइए हम लोग बात करते हैं सोर्सेस के बारे में। सोर्सेस का मतलब स्रोत, ये भी क्या है, परिपथ के तत्व हैं। तो सोर्सेस के बारे में बात की जाए तो सोर्स क्या करते हैं, सोर्स का मतलब ये नहीं, स्रोत का मतलब ये नहीं कि एनर्जी के स्रोत, एनर्जी के स्रोत हम लोग पावर प्लांट इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। सोर्स का मतलब ये हुआ कि सर्किट के लिए सोर्स किस रूप में काम करता है। तो सर्किट के लिए दो प्रकार के सोर्स होते हैं, कौन कौन से, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। उसको आप बोल सकते हैं विभव स्रोत और धारा स्रोत। वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। तो आइए देखते हैं कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स क्या होता है। वोल्टेज सोर्स जो सर्किट में वोल्टेज प्रोवाइड करता है, इसको बोलेंगे वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स जो सर्किट में धारा प्रवाहित करता है, उसको करंट सोर्स बोलेंगे। तो सिंबल्स इसका देख लेते हैं, सिंबल्स क्या क्या है। सिंबल्स आइए देखते हैं, सिंबल्स को समझना ज़रूरी है। बात की जाए अगर वोल्टेज सोर्स के सिंबल की, तो देखिए वोल्टेज सोर्स का जो सिंबल है वो सबसे पहले तो आप जानिए कि बैटरी का सिंबल, ये बैटरी का सिंबल है, ये इसका नेगेटिव साइड और ये है इसका पॉजिटिव साइड। ठीक है, ये बैटरी का नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव साइड। जो बड़ी वाली लाइन है बैटरी में, जो बड़ी वाली लाइन है वो पॉजिटिव साइड होगी और जो छोटी वाली लाइन है वो क्या होगी, नेगेटिव साइड होगी। तो ये किसका साइन है, बैटरी का साइन है। आप यहाँ पे लिख लेंगे बैटरी का है। अब इसी करंट सोर्स को इस तरीके से हम लोग भी लिख सकते हैं, सॉरी वोल्टेज सोर्स को प्लस और माइनस। अब प्लस और माइनस का मतलब क्या, ये पॉजिटिव सोर्स, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव सोर्स टर्मिनल है। तो ये क्या है, वोल्टेज सोर्स, विभव स्रोत है। ये है क्या, ये दोनों डीसी सिंबल हैं, डीसी के सिंबल हैं। अगर बात की जाए एसी सिंबल की, तो एसी सिंबल ऐसे बनाया जाता है। एसी सिंबल का क्या होगा, ऐसे बनाया। तो एसी सिंबल में दिया रहेगा ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, चूंकि करंट क्या होती है, दोनों तरह से प्रवाहित होती है। एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन पर प्रभावित होगी, और नेगेटिव हाफ डायरेक्शन में क्या होगी, इस डायरेक्शन पर प्रभावित होगी, दोनों डायरेक्शन में प्रभावित होती है। तो ये क्या था, वोल्टेज सोर्स। अब आइए हम बात करते हैं करंट सोर्स के बारे में। करंट सोर्स के दो सिंबल होंगे। अगर बात की जाए डीसी की, तो डीसी ये होगा,
ये डीसी का सिंबल हो गया। अगर बात की जाए एसी की, ऐसे ना करके आप ऐसे कर लीजिए, तो ये किसकी हो गई, एसी की, आई। तो डीसी को ऐसे लिखते हैं और एसी को आई इज इक्वल टू एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। इस तरीके से लिखा जाता है। हम लोग एसी के चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसको वोल्टेज को भी लिखा जाता है, वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी या वी एम कॉस ओमेगा टी, इस तरीके से लिखा जाता है। आई एम कॉस ओमेगा टी या वी आई एम साइन ओमेगा टी, इस तरह एसी के चैप्टर्स में। तो हमारे पास दो प्रकार के सोर्सेस हैं, एक हो गया वोल्टेज सोर्स और दूसरा हो गया करंट सोर्स। ये वोल्टेज सोर्स है और ये करंट सोर्स है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अगर इस जो पिछले टॉपिक्स में जो भी टॉपिक्स बच गए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट छूट गया है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर दीजिएगा, उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे पूरा करेंगे। थैंक यू।